Hello students, this is your biology class. Today we will start the biology portion of your science. But before starting the chapter, I just want to say something about this subject. First of all, we should know that what is biology. Actually, in very simple words, I want to say that biology is study of life and living organisms. It is the study of physical, chemical behavior and physiological mechanism, development and other behavior of living organisms. लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में साइंस की जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं, वो कहलाती है बायोलॉजी. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मच इंटरेस्टिंग आल्सो because the important reason to study it to understand how the cells and organism work, how our body works, and finally it gives us a better management of problems. It also helps us in finding the cure for diseases. But now we will start the first chapter of biology, life processes. This is our first chapter. जो हमारा biology subject का first chapter है वो है life processes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी. व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? द प्रोसेसेस विच मेंटेन आवर बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो प्रोसेसेस, वो प्रक्रियाएं जो मिलकर हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करती हैं, हमारे शरीर को सुचारू रूप से चला रही हैं, हमारी बॉडी फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रही हैं. हमारे शरीर की वो प्रक्रियाएं जो मिलकर हमारी बॉडी के मेंटेन कर रही हैं, हमारी बॉडी फंक्शंस को सुचारू रूप से चला रही हैं, रेदर हमारे जीवित रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. दोज ऑल प्रोसेसेस आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. तो बेसिक जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर. वैसे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो हैं न्यूट्रिशन. सबसे पहले तो न्यूट्रिशन ही आता है. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. तो सबसे पहली जो हमारी लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन. और उसके बाद आता है नंबर रेस्पिरेशन का. तो जो न्यूट्रिशन के थ्रू हमने फूड इनटेक किया है, उस फूड से किस तरह से एनर्जी जनरेट हो रही है, यही प्रोसेस रेस्पिरेशन है. जो हमने न्यूट्रिशन के दौरान फूड इनटेक किया है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने, प्लांट ने, एनिमल ने, ह्यूमन बींग्स ने, वो सारा का सारा न्यूट्रिशन कैसे एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है बॉडी को, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है. और जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, वो केमिकल रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर कोई वेस्ट मटेरियल बन रहा है हमारी बॉडी के अंदर, वो कैसे हमारी बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ये हम थर्ड प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में. दैट इज़ नोन एज ट्रांसपोर्टेशन और इट इज़ ऑल्सो नोन एज सर्कुलेशन. अब जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इनमें बहुत सारी वेस्ट मटेरियल भी बन रहे हैं, बहुत सारे साल्ट्स भी इकट्ठे हो रहे हैं, तो इनका बॉडी से बाहर निकलना भी ज़रूरी होता है. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक हैं, अगर बॉडी में इकट्ठी होती रहीं तो फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करेंगी, रेदर डेथ भी हो सकती है. तो इन वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. दिस इज़ द फोर्थ लाइफ प्रोसेस. तो मैंने अभी तक आपको बताया है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. और भी लाइफ प्रोसेसेस है बहुत इंपॉर्टेंट. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किसका काम है? नर्वस सिस्टम का और हार्मोन्स का. जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसमें कि आपने ब्रेन भी पढ़ा है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है और भी पार्ट्स हैं, तो ये नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, जिसे कि हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं. ग्रोथ एंड मूवमेंट भी इसी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है. रिप्रोडक्शन भी इसी लाइफ प्रोसेस का पार्ट है. रिप्रोडक्शन का मतलब है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ मेंटेन रहती है. तो लेकिन जो हमारे पास जो ये चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इसमें हम बेसिकली 4 प्रोसेसेस को ही डिटेल में स्टडी करेंगे. न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन. तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से. दिस इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या मतलब होता है न्यूट्रिशन का? इनटेक ऑफ फूड. ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो क्या चीज़ है? इनटेक ऑफ फूड. यानी कि हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूटिलाइजिंग इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, भोजन को ग्रहण करना, एंड यूटिलाइजिंग इन, और कैसे ये हमारी बॉडी में जाने के बाद यूटिलाइज होता है, और इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. ठीक है, तो बेसिकली फूड क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है
जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें हर काम के लिए, हम कुछ भी कर रहे हैं, चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं और काम कर रहे हैं या फिर इवन सो रहे हैं, हर प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फूड से प्राप्त होती है। तो एक अनदर वे में हम ये कह सकते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए, अपनी हर तरह की कार्यों को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमें फूड से मिलती है, न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो न्यूट्रिशन है उसके अंदर हम जो फूड ले रहे हैं वो फूड क्या है? एक्चुअली न्यूट्रिएंट्स हैं। न्यूट्रिएंट्स किस फॉर्म में हम इनटेक कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट की फॉर्म में लेता है। न्यूट्रिएंट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज़ ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। ये एक वो पदार्थ है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग से, अपनी चारों तरफ से ग्रहण करता है एंड यूज़ इट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और कैसे यूज़ कर रहा है? उसे एनर्जी सोर्स की फॉर्म में यूज़ कर रहा है। तो आइए हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं पॉइंट पर कि वो है न्यूट्रिशन के मोड्स, यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या क्या तरीके हैं न्यूट्रिशन के, कैसे कैसे इनटेक होता है न्यूट्रिशन का अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग को हम स्टडी करेंगे। बेसिकली जो मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड है वो दो पार्ट्स में आप मेजर तौर पे डिवाइड कर सकते हो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए। व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है उसमें आप देखेंगे कि ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि अपने आप। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड सिंथेसिस यानी कि न्यूट्रिशन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज करना मतलब बनाना। तो जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इस टाइप का न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आता है जब हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें, दैट इज़ ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ही अपना फूड खुद से बना सकते हैं। हाँ, इनके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपने सल्फ़र बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा, वो सल्फ़र से अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहे हैं। बट बेसिकली अगर हम बात ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की करते हैं देन वी विल टॉक अबाउट द ग्रीन प्लांट्स ओनली। तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर ऑटोट्रॉफिक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल्फ न्यूट्रिशन है, फूड सिंथेसिस जो अपने आप कर रहा है ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो इसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद बना रहा है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एट्सेट्रा। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है कोई चीज़ तो ये फूड सिंथेसाइजिंग हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है जिनमें बेसिकली अगर बिल्कुल ही साधारण तौर पे हम कहेंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स हैं इन्वॉल्व होकर जब कोई चीज़ बना रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिटेल में स्टडी आप लोग कार्बन कंपाउंड जो चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर उसमें करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर इतना ही काफ़ी है। तो प्लांट्स के बारे में मैं बात करूँगी क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है बेसिकली प्लांट्स में ही देखने को मिलता है। बिकॉज प्लांट्स आल्सो रिक्वायर फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं कि एनर्जी की ज़रूरत सिर्फ हमें है या एनिमल्स को है, प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ लगातार होती रहती हैं। तो प्लांट्स जो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है वो किस प्रोसेस के थ्रू करता है, हमें उस प्रोसेस के बारे में ही आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। जो प्लांट्स में न्यूट्रिशन है वो आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन हो रहा है यानी कि प्लांट्स जो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहा है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कर रहा है। ब्रीफली आपने इस प्रोसेस के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। एक्चुअली व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. I again repeat, the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. यानी कि आपने ये देखा कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है फोटोसिंथेसिस के अंदर?
प्लांट अपना फूड बना रहा है किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके। एज अ रॉ मटेरियल उसने किसको यूज़ करा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को। बट कंडीशंस क्या हैं इसके अंदर कि सनलाइट की प्रेजेंस इज मस्ट। सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज वो अपना फूड नहीं बना पाएगा। एंड द अनदर फैक्टर इज क्लोरोफिल, दैट इज़ ए पिगमेंट। ठीक है, तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना फूड बना रहा है तो प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे। एक आप इक्वेशन देख रहे हैं इसके अंदर, 6CO2 + 12H2O, C6H12O6 + 6O2 बना है इससे, यानी कि 6CO2 + 12H2O के मिलने से क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में जो बना है हमारे सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज ग्लूकोज। ये जो C6H12O6 आपको फार्मूला नजर आ रहा है, केमिकल फार्मूला, ये किसका है? ग्लूकोज का फार्मूला है, एंड दिस इज द फूड। और इसके साथ में ही आप देख रहे हैं कि +6O2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के भी बने हैं, 6H2O लिखा हुआ है। इस इक्वेशन से आपको साफ पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है कौन सा रॉ मटेरियल यूज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और कंडीशंस क्या रखी गई हैं? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ही ये बनता है। अब हम ये बात करेंगे कि ये सब चीज़ें प्लांट को कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एयर से मिलेगी। जो प्लांट है कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कहाँ से कर रहा है? एयर से कर रहा है। कैसे कर रहा है ये भी मैं बताऊंगी अभी आपको। वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं इस रिएक्शन के अंदर, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के अंदर, वो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? सॉइल से प्राप्त हो रहे हैं। और सॉइल से सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही नहीं मिल रहा, उस पानी के साथ में जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स घुले हुए होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है, आयरन है, ये सब जो घुले हुए हैं सॉइल के अंदर, ये सारे के सारे भी न्यूट्रिएंट पानी के साथ घुलकर प्लांट इनको अपटेक करता है। अब थर्ड जो फैक्टर था वो है सनलाइट। सनलाइट कहाँ से प्राप्त हो रही है? सन से, सूरज से। सन की जो रेडिएशंस हैं वही सनलाइट है। और क्लोरोफिल जो पिगमेंट मैंने आपको बताया, ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है प्लांट की अपनी सेल के अंदर। ये एक पिगमेंट है। पिगमेंट का मतलब होता है जो कलर प्रोवाइड कर रहा है और डिफरेंट प्रोसेस के अंदर, मैकेनिज्म के अंदर जो हिस्सा ले रहा है। तो प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। और बेसिकली आपने एक 9th क्लास के अंदर सेल चैप्टर जब पढ़ा था तो आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लास्टिड के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। इन प्लास्टिड्स के अंदर 3 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उनमें से एक कंपोनेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तो हम यहाँ बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। इस क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। इसका कलर ग्रीन होता है। तो ग्रीन कलर का ये पिगमेंट क्या काम करता है? जो सूरज से रेडिएशन आ रही हैं, जो सन की रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशन को कैप्चर करता है और आगे कन्वर्ट कर देता है केमिकल्स के अंदर। ठीक है, तो ये चारों फैक्टर हो गया। अब जो ग्लूकोज बना है C6H12O6, ये स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होकर रहता है, ऑक्सीजन एयर में चली जाती है। तो ऐसी ये कुछ रिएक्शन आपको शो कर रही है, इसी तरह का कुछ मीनिंग। अब जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। चारों चीज़ें आपके सामने इस रिएक्शन के अंदर हैं जो आपको ये बता रही हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन कंडीशन का नाम मैं लूँगी सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन्हें आप रॉ मटेरियल भी बोल सकते हो, इनके लिए वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं क्या कंडीशंस हैं। तो एक ही बात है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब आपको एक इस डायग्राम के थ्रू भी दिखाया जा रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द ग्रीन प्लांट्स use the 3 steps. Now, the photosynthesis process takes place in these 3 steps. What are those steps? The steps are: number 1, absorption of light energy by chlorophyll. जैसा कि आपको दिख रहा है नोट्स के अंदर, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहला स्टेप क्या है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कि सनलाइट का एब्जॉर्प्शन। कौन एब्जॉर्प्शन कर रहा है? क्लोरोफिल। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता ये पिगमेंट। तो ये क्लोरोफिल पिगमेंट का क्या काम होता है कि सनलाइट के अंदर, आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11th में, कि जब लाइट स्पेक्ट्रम होता है उसमें डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। तो जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन है, मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशंस को क्लोरोफिल में ट्रैप करने की कैपेसिटी होती है। क्लोरोफिल का काम क्या है कि ज़्यादातर
छोटी मोटी जो भी वेवलेंथ की रेडिएशन है सबको ये ट्रैप कर लेता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड स्टेप पे अगर मैं आऊँगी फोटोसिंथेसिस के, वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो क्लोरोफिल ने ये सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, कैप्चर किया है, इस सनलाइट को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल के अंदर, फूड के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो मैंने बोला है आपको वो है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि कैसे क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को, सन की रेडिएशन को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? ऐसे बदलता है कि जो रिएक्शन में आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर CO2 प्लस H2O, जब ये लाइट एनर्जी ट्रैप करता है क्लोरोफिल, तो ये लाइट एनर्जी क्या काम करती है, जो वाटर मॉलिक्यूल लिया है प्लांट ने रूट के थ्रू, उस वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर देती है। स्प्लिट करने का मतलब होता है तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर देती है। और ये दो पार्ट्स क्या हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो इस तरह से वो लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर रहा है क्लोरोफिल। भाई सबसे पहले उसने सनलाइट को लिया, ये लाइट एनर्जी जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगी, लीफ के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके दो हिस्सों में बदल देगी, और वो दो हिस्से क्या होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है, जबकि हाइड्रोजन का क्या होता है वो थर्ड स्टेप में बताया गया है कि रिडक्शन ऑफ, थर्ड स्टेप है ये, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, जो ऊपर सेकंड स्टेप के अंदर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ था, टूटा था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर, हाइड्रोजन कहाँ मिल गई जाकर? जो CO2 स्टार्टिंग में ली प्लांट ने, इनके साथ मिलकर हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसका नाम है ग्लूकोज C6H12O6, जो कि कार्बोहाइड्रेट है। तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 स्टेप्स थे बेसिकली, जिनके अंदर की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप ये डायग्राम भी इसमें देख सकते हैं, डायग्राम के अंदर भी शो कर रखा है सारा कुछ। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये है पॉइंट की साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या साइट है फोटोसिंथेसिस की? जो साइट है फोटोसिंथेसिस की वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जा रहा है? लीव्स के अंदर पाया जा रहा है, ग्रीन पार्ट्स में पाया जा रहा है। ये एक प्लास्टिड है जिसके अंदर के ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का काम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सन की रेडिएशंस को, डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस को कैप्चर करना। ठीक, अब एक बात आती है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर एंटर करा है। भाई कैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करा है लीफ के अंदर, तो उसके लिए भी एक स्ट्रक्चर होती है लीव्स के अंदर जो पाई जाती है, वो स्ट्रक्चर है स्टोमेटा। ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? स्टोमेटा कहलाती है। एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है ये स्टोमेटा। बहुत सारे स्टोमेटा पाए जाते हैं लीव्स की सरफेस पे। लीव्स की 2 सरफेस होती है, लोअर सरफेस भी है और अपर सरफेस भी है, और बीच में जो पार्ट होता है लीव्स का, उसमें जो सेल्स पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो क्या है? एक्चुअली पोर लाइक स्ट्रक्चर है जो लीव्स की अपर सरफेस पे भी पाए जाते हैं, लीव्स की लोअर सरफेस पे भी पाए जाते हैं। और अगर लीव्स का स्ट्रक्चर आप लोग हायर क्लासेस में देखेंगे कि जब कटिंग करते हैं लीव्स की, तो अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस के अलावा बीच में जो सेल होती है लीव की, वो कहलाती है मीजोफिल सेल्स, जिनके अंदर की क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि साइट है फोटोसिंथेसिस की। ये क्लोरोप्लास्ट ही साइट है फोटोसिंथेसिस की। खैर हम लोग यहाँ पर स्टोमेटा की बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बोलेंगे कि मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज जो है किसके थ्रू हो रहा है? इन पोर्स के थ्रू, जिनका कि नाम है स्टोमेटा। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स अक्रॉस द सर्फेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एज वेल एज। तो सिर्फ गैसियस एक्सचेंज ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का भी जो एक्सचेंज हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, वो भी लीव से किसके थ्रू हो रहा है? स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। ठीक है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दी स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा जो है
जब ज़रूरत नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस नहीं हो रही है, तो उस टाइम पर ये क्लोज हो जाते हैं, व्हेन देयर इज़ नो नीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्या है ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? ओपनिंग माने ओपन होना, खुलना, और क्लोजिंग माने बंद हो जाना स्टोमेटा का। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स एक्चुअली। आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर ग्रीन कलर का जो ऊपर स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें बीच में एक होलो स्पेस है दैट इज नोन एज स्टोमेटल पोर, और उसके चारों तरफ किडनी की शेप की 2 सेल्स आपको नजर आ रही हैं। ये क्या कहलाती हैं? गार्ड सेल कहलाती हैं। गार्ड सेल, जैसा कि इनका नाम है, प्रोटेक्शन का काम है इनका, ठीक है। गार्ड सेल्स सराउंड्स द स्टोमेटा एंड दे प्रोटेक्ट स्टोमेटा, और गार्ड सेल्स प्रोटेक्ट कर रही हैं स्टोमेटा को। इसमें आपको ग्रीन कलर की छोटी छोटी डॉट्स भी दिखाई दे रही होंगी डायग्राम में। डॉट्स क्या हैं? क्लोरोप्लास्ट हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। यही साइट है फोटोसिंथेसिस की, जो कि फूड फॉर्मेशन कर रहा है। एंड द गार्ड सेल प्रोटेक्ट स्टोमेटा। These cells swell when water flows into them and causing the stomatal pore to open. ओपन कैसे हो रहा है? जब वाटर इनटेक होता है तो प्लांट के सभी पार्ट्स के अंदर वाटर जा रहा है, ये सेल भी एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को। जैसे ही एब्जॉर्ब करेगी स्वेल हो जाएगी, फूल जाएगी, और जब फूलेगी तो ये खींचेगी, जिससे कि बीच का जो पोर है वो खुल जाता है। ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक, और जब इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जब वाटर मॉलिक्यूल सारे इस्तेमाल हो गए हैं, यूज़ हो गए हैं, तो क्या होता है कि सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, और जब श्रिंक होगी तो इसकी जो गार्ड सेल्स हैं ये चिपक जाती हैं आपस में, जिससे क्या होता है? स्टोमेटल पोर जो है वो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विच इज़ इन्वॉल्व इन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, जिसे कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताना चाहूँगी आपको। आज के लिए इतना ही, और इसे बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।